तकरीबन 2 साल के गैप के बाद कोई सियासी बात यहाँ करूँगा। इस तरफ के दोस्तों से दरख्वास्त है कि मैं हमेशा एहतराम का दामन नहीं छोड़ता, लेकिन अगर मेरी कोई बात आपको सख्त लगे तो उसका जवाब दलील से दीजिएगा। मैं बैठा हूँ, अगर ज़रूरत हुई, वैसे ज़रूरत मैं महसूस नहीं करता, लेकिन मैं रिस्पॉन्ड कर दूँगा। दरख्वास्त होगी, मेरी बात पाकिस्तान के मफाद में मैं करना चाहता हूँ। मैं सिर्फ बतौर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एमएनए के तौर पे नहीं, इस मुअज़्ज़ज़ ऐवान के एक मेंबर और 25 करोड़ अवाम के एक नुमाइंदे के तौर पे एक बात करना चाहता हूँ। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम मुबारक अला सय्यिदिना मोहम्मद व अला आलि मोहम्मद। कहता हूँ वही बात, समझता हूँ जिसे हक, मैं ज़हर हलाहल को कभी कह न सका कंद। अपने भी खफा मुझसे हैं, बेगानी भी ना खुश। कहता हूँ वही बात, समझता हूँ जिसे हक। मेरे दोस्तों और मेरे भाइयों, आज से 2 साल पहले 9 अप्रैल की रात, जब आप मेरे बहुत से बहन भाई जो वहां बैठे हैं, आप यहां बराजमान थे और मैं हुकूमती बेंचेस पे पीछे शेख साहब की यहां मैं बैठा हुआ था, जो मेरी कुर्सी थी, और मेरे सामने मेरे लीडर की कुर्सी खाली थी। और मुझे ये लगा कि जिस तरह 3.5 साल मैंने अपने हुकूमत का दिफा किया, जो मेरी ड्यूटी थी, उस रात भी मैंने अपना फर्ज निभाना है। मुझे बहुत से लोगों ने पूछा बाद में, पूरे पाकिस्तान में जब मैं गया हूं, कि आपको इस तरफ बैठे लोगों से डर नहीं लगा? वो 170-172 थे। मैंने कहा नहीं, सियासी इख्तिलाफ था, लेकिन वो मैं उनको अपना जाती दुश्मन नहीं समझता था। तो आज जो मैं ये बात करना चाह रहा हूं वो ये है कि जब पिछले 2 साल की तरफ मैं मुड़ के देखता हूं तो मुझे वही कहानी, खुर्शीद शाह साहब आपकी भी तवज्जो चाहिए, आप मेरे कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ रहे हैं, तो मुझे वही कहानी रेप्लिकेट होती नजर आती है जो आज से 50 साल पहले इस ऐवान के एक मुंतखब कायदे ऐवान को जब फांसी के तख्तेदार पे लटकाया गया। पाकिस्तान तो नहीं बदला, फर्क सिर्फ यह है कि कभी हथकड़ी डाल के नवाज शरीफ की तरह जहाज में बैठा के मुल्क से दरबदर कर दो, कभी बेनजीर भुट्टो की तरह, शहीद की तरह। बाप फांसी पे चढ़ चुका है, बेटी को पाकिस्तान में रहने की इजाजत नहीं, मां समेत उसको मुल्क से दरबदर कर दिया गया, जो वो पता नहीं 17, 18 या 20 साल की होगी, मुझे नहीं पता, बट शी वाज यंग एंड अनमैरिड एट दैट टाइम। वापस आती है, फिर दरबदर की जाती है, एंड शी वाज फोर्स्ड टू गो टू एग्जाइल वंस अगेन, एंड हर लाइफ एंडेड इन लियाकत बाग, वेयर शी वाज मार्टर्ड ऑन 27 दिसंबर 2007। वही लियाकत बाग जो एक और लीडर हमारा कायदे आजम का दायां हाथ खा चुका है। रावलपिंडी में, रावलपिंडी जहां से पाकिस्तान को मजबूत होना था, मजबूत होना है और मजबूत होगा, उसी रावलपिंडी में लियाकत अली खान शहीद हुआ। वही लियाकत अली खान जो मुझे एजाज हासिल है, मेरा दादा पीर मोहम्मद खान उसका कायदे आजम का एक अदना कारकुन था। लियाकत अली खान साहब तहरीक पाकिस्तान में मेरे गांव, और आपको सर पता है, आप इलाके को जानते हैं, मेरे गांव अमीर मकाम साहब से मुखातिब हूं। सवाब जब जाते हैं हाथियान और शिरगढ़ से आप गुजरते हैं मेरे भाई, मेरे गांव लियाकत अली खान साहब आए, मेरे घर में क़याम किया, सरदार अब्दुल रब नश्तर उनके साथ थे, और वहां से सन 40 में काफिले गए पाकिस्तान को आजाद करने के लिए। मिंटो पार्क, जिसको फिर बाद में वहां मीनार पाकिस्तान बना, वहां पीर मोहम्मद साहब, गुलाम मोहम्मद खान लूखर और खैबर पख्तूनख्वा से मुस्लिम लीग के काफिले लेके गए। वही मेरे लीडर इमरान खान साहब के वालिद इकरामुल्लाह नियाज़ी भी वहां मौजूद थे। तो जब हम भी पाकिस्तान बनाने वाले हैं, आप भी पाकिस्तान बनाने वाले हैं, तो फिर बार बार क्यों हमें ये कहने की जरूरत पड़ती है कि निसार में तेरी गलियों के ए वतन, जहां चली है रस्म कि कोई नसर उठा के चले, जो कोई चाहने वाला तवाफ को निकले, नजर चुरा के चले, जिस्म जा बचा के चले। मेरे भाई तार और छोटा भाई बैठा है, मैं एहतराम करता हूं आपकी जमात की सियासी लीडरशिप की जदोजहद का जो अगर उन्होंने की है, लेकिन जहां हम इस बात को कंडेम करते हैं कि जब एक ताले आजमा परवेज मुशर्रफ ने एक मुंतखब वज़ीर आज़म, जिससे हमें लाख इख्तिलाफ है, कभी मैं मुस्लिम लीग नून का ना वोटर रहा हूं, ना सपोर्टर रहा हूं, ना कारकुन रहा हूं, लेकिन हथकड़ी डाल के जब मुल्क बदर किया गया, तो फिर आपसे भी एक्सपेक्टेशन है
کہ آپ کا بھی لاکھ اختلاف ہوگا، لیکن جب آپ یہاں تشریف فرما تھے، یہی شہباز شریف صاحب قائد حزب اختلاف کی کرسی پہ ہوتے تھے، سامنے اسد بھائی جو میری شمولیت میرے ان کے ہاتھ میں ہوئی، ہم نے تحریک انصاف میں جب شمولیت کی، میں جب باقاعدہ شامل ہوا، اسد قیصر صاحب 2011 میں آئے، ہمیں شامل کیا، اسی کرسی پہ بیٹھے ہوتے تھے۔ 1996 میں میرے خاندان نے، جب چراغ نشان تھا عمران خان کا، بلا نہیں تھا، تب میرے خاندان نے ووٹ کیا ہے، لیکن وہاں اس کرسی پہ جو آدمی بیٹھا ہوتا تھا عمران خان، وہ چاہے آپ اس کو پسند نہ کریں، آپ کو پسند نہ آئے، لیکن قائد ایوان تو تھا، اس کو اسی پاکستان میں وزیر آباد میں گولیاں مارے گی، 4 گولیاں کھا کے وہ بیٹھا ہے اڈیالہ جیل میں۔ کیا اڈیالہ گونٹانامو بے ہے جناب سپیکر صاحب، ڈپٹی سپیکر صاحب؟ وہاں پاکستان کا آئین نافذ العمل نہیں۔ آج بھی ہم اپنے لیڈر سے نہیں مل سکتے۔ کل پابندی دوبارہ لگی ہے۔ میں بطور اس ایوان کے ایک منتخب ممبر کے، جب میں جیل میں تھا، میں ایکسپیکٹ کرتا تھا کہ یہ ایوان عمران خان کے لیے نہیں، اپنے ایک سابق قائد ایوان کے لیے کھڑا ہوگا، یہاں سے مذمتی قراردادیں پاس ہوں گی، اور یہاں ووٹ کو عزت دو کہ ہمارے ساتھی یا بینظیر بھٹو اور بھٹو صاحب کی، ان کی المناک جو حادثات ہوئے ہیں، ان کے دائی، ان کے امین کھڑے ہوں گے اور وہ کنڈیم کریں گے اور وہ ڈیمانڈ کریں گے کہ پاکستان کے ایک سابق وزیر اعظم پہ جانی حملہ کس نے کیا؟ یہ کس کا سیکیورٹی فیلئر ہے؟ وہ کیمرے جو جج صاحبان کے بیڈ رومز میں لگ سکتے ہیں، ان کیمروں سے وہ دہشت گرد کیسے چھوٹ گئے؟ تصویر کو لگا کے پاکستان کے لوگوں کے اوپر بوٹوں سے ان کو روندا جاتا ہے۔ کسی کو شک ہے تو کل جا فروری کو ایک لمبی جدائی، لمبی قید کے بعد پہلی بار اپنے لیڈر عمران خان صاحب سے ملا۔ ان سے میں نے جب بات کی، انہوں نے فتح مکہ ماڈل کی بات کی میرے سامنے جیل میں، گولیاں کھا کے، اور یہ عامر ڈوگر صاحب چیف وپ صاحب اس بات کے گواہ ہیں، اور ہمارے ساتھ سردار لطیف کھوسا صاحب بھی موجود تھے، وہ بھی اس بات کے گواہ ہیں کہ انہوں نے کہا کہ جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرمودات پہ غیر مسلموں نے عمل کیا، پھر انہوں نے ایگزامپل دی نیلسن منڈیلا کی ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن کی، کہ انہوں نے سچ بول کے پاکستان کو ٹھیک کر، اپنے ملک کو ٹھیک کر دیا۔ انہوں نے کہا میں ذاتی انتقام پہ بلیو نہیں کرتا، ذاتی انتقام نہیں لوں گا، ہاں جس نے کوئی ظلم کیا ہے عدالت جانے اور قانون، لیکن سیاسی انتقام نہیں۔ لیکن سچ بولیں گے تو ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن بنے گا۔ یہ جو اس طرف سے وزیر اعظم کے مشیر، حالانکہ ان کو ہم وزیر اعظم ہمارا اصولی موقف ہے نہیں مانتے، لیکن ایک ان کی طرف سے دعوت آئی ہے، رانا ثناء اللہ صاحب کی طرف سے مذاکرات کی، آصف زرداری صاحب کی طرف سے بھی دعوت آئی مذاکرات کی۔ میں آج تحریک انصاف کی طرف سے یہ بات یہاں رکھنا چاہتا ہوں کہ کب عمران خان صاحب نے مذاکرات سے انکار کیا؟ 5 اگست کو جب گرفتار ہو رہے تھے، جب ان کو اٹھایا جا رہا تھا، تو میرے جناب ڈپٹی سپیکر صاحب، انہوں نے اس دن بھی کہا کہ ہم سب سے بات کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن بات کی نکات کیا ہوں گے؟ کیا ہم سچ پہ آئیں گے؟ کیا ہم سچ بولیں گے؟ کیا ہم سچ بولیں گے؟ ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن کے لیے سچائی جو ہے وہ پہلی شرط ہے۔ آصفہ بی بی کو میں ویلکم کرتا ہوں، ایوان میں شہید بینظیر بھٹو صاحبہ کی صاحبزادی ہیں۔ دیکھیے جناب ڈپٹی سپیکر صاحب، اگر ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان کو ٹھیک ہونا ہے تو پھر ہم لوگوں نے فیصلے کرنے، ہمیں کوئی بروکر، کوئی ڈیلر، کوئی شخص ہمیں نہیں چاہیے جو ہم آپس میں بٹھائے۔ جب ہم اپنی لڑائی یہاں سے باہر لے کے جائیں گے، پھر سپریم کورٹ بھی عمل میں آئے گی، اور پھر برنڈی اور اپارا اور بہت سی جگہ اور عمل میں آئیں گی۔ میری آپ سے درخواست ہے، سپیکر کی کرسی انیشیٹو لے۔ ہمارا سب سے پہلا نقطہ جناب عمران خان صاحب اور اسیران کی رہائی ہے۔ پولیٹیکل کیسز ہیں، وہ شخص جو وزیر اعظم تھا، اچانک اس پہ کیسے 150-200 کیسز بن گئے؟ He's a political prisoner. He's a prisoner of conscience. And I'm not defending whatever atrocities have been done to you in the past. اگر ہم اس پہ جائیں گے تو پھر بات حل نہیں ہوگی۔ یہاں اعجاز الحق صاحب بھی موجود ہیں، ان سے احترام کا رشتہ ہے، لیکن جو ہوا ماضی میں وہ ٹھیک تو نہیں تھا۔ اگر ہم یہاں اپنے
कर्बनाक और दर्दनाक माजी पे शर्मिंदा नहीं होंगे, सच नहीं बोलेंगे, मुल्क नहीं जाएगा आगे। जिसने माजी में गलत किया, हम तो नहीं थे, हम अपने पुरखों की अच्छी बातों को याद करते हैं, गलत बातों को डिफेंड हम ना करें। मेरा दादा पीर मोहम्मद साहब 1927 का मुस्लिम लीगी था उस जमाने में, आज वाला नहीं। पाकिस्तान बनाने की तहरीक में था, उस तहरीक में जेल भी काटी। लेकिन आज मैं समझता हूं कि सच बोलने का वक्त है, जहां मुझे इस पे फख्र है कि तहरीक पाकिस्तान का कारकुन था, जना का साथी था, जेल काटी, पाकिस्तान के लिए तकलीफ उठाई। वहां जब वो फेडरल मिनिस्टर फॉर रेवेन्यू बने, मेरे ख्याल में उनको अयूब खान साहब की कैबिनेट में वजीर नहीं बनना चाहिए था। मोहम्मद अली साहब 10 मिनट का फैसला हुआ ज़ियाउल था, हक साहब की 13 मिनट हो गए। ज़ियाउल हक साहब वाइंड की अप करें शुरा में भी प्लीज। वो थे। आज वक्त है कि सब सच बोले। मैं समझता हूं कि मेरे दादा पीर मोहम्मद खान साहब को मरहूम ज़ियाउल हक साहब की शुरा में नहीं होना चाहिए था। एज ए डेमोक्रेट एहतराम का रिश्ता आज भी एजाज साहब से है और कल भी रहेगा और इंशाल्लाह मरते दम तक रहेगा। लेकिन सच तो कोई यहां बोले। मैं जिस तरह पशेमानी का इजहार कर रहा हूं कि मेरा दादा ही वो पाकिस्तान बनाने की तरीक का सिपाही था, रेवोल्यूशनरी था, लेकिन एक गलती उनसे हुई। मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि मेरा छोटा भाई है बिलावल साहब, चेयरमैन है तहरीक पीपल्स पार्टी का, उनके खानदान ने कीमत चुकाई है, लेकिन उनके दादा भी फॉरेन मिनिस्टर थे, जुल्फिकार अली भुट्टो साहब, अयूब खान साहब के साथ। हम सबको उन सच्चाइयों की तरफ आना पड़ेगा। बाद में उन्होंने कीमत चुकाई, जिसको हम आज अप्रिशिएट करते हैं। मैंने अपने लीडर से ज्यादा आपके लीडरान की बात की है, लेकिन आज मैं ये बात दोबारा रखना चाहता हूं कि इमरान खान साहब ने, क्या आप ये समझते हैं कि क्या सिर्फ उनकी किसी गलत पॉलिसी की वजह से इमरान खान साहब को घर भेजा गया? मैंने 2 साल पहले भी ये बात की डिप्टी स्पीकर साहब, और आज भी इस बात पे कायल हूं। जब इस सवाल में अकेला खड़ा था, मैंने वहां ये बात की थी कि इमरान खान को इस बात की सजा दी गई है कि जिस बात की सजा हमेशा पाकिस्तान में कोई भी जो आजाद पॉलिसी बनाना चाहता है, हमसे पहले जिस भी लीडर के साथ हुआ है, आप सबको पता है कि उन्होंने पाकिस्तान की 1 इंच जमीन किसी गैर मुल्क को देने से इनकार किया। और जब यहाँ 2 OIC कॉन्फ्रेंसें की और जब मुस्लिम ब्लॉक की बात की, उम्मत मुस्लिमा को इकट्ठे करने की बात की, तो यहीं पे बिलावल साहब मौजूद थे। वहां से मैंने उनको बात की कि बिलावल साहब, आपके नाना ने भी मुस्लिम उम्मा को इकट्ठा किया, मेरे लिए शुक्रिया, शुक्रिया। 15 मिनट हो गए, 10 मिनट का फैसला था। माइक खोले मोहम्मद अली साहब, वाइंड अप करें। तो उस जुर्म की पादाश में आज इमरान खान साहब जेल में पड़े हुए हैं। ये दाग दाग उजाला, ये शब गजीदा सहर, ये वो सहर तो नहीं जिसका इंतजार था, ये वो सहर तो नहीं। कायद आज़म ने इसलिए कुर्बानी दी थी कि आज हमारे फैसले कोई और करेंगे। और वो कौन है? जब अपने लिमिट में रहेंगे हमारे सर का ताज है। हमें जितना दुख इमरान खान साहब के बदन पे गोलियां लगने का या बेनजीर साहिबा के शहीद होने का है, उतना ही दुख हमें जनरल सरफराज की शहादत का है, और उतना ही दुख हमें साने बावल जेल में अडयाला में मुमताज कादरी साहब के सेल में पड़ा होता था। मैं सोचता था कि क्या जुर्म करके आए हो। जब अडयाला से जेलम लेके गए, ये मेरे जेब से ये कलम ले लिया गया, ये तस्वीर ले ली गई। उन्हीं जूतों में आज आया हूं जो जूते मेरे जेल में उतार दिए गए। ये वकील का कोट मेरे बदन से उतार दिया गया। क्या मैं मुजरिम था? मैं अपने अल्हम्दुलिल्लाह इस काले कोट पे फख्र करता हूं जो पाकिस्तान बनाने वाले का कोट है। शुक्रिया। कलम की तस्लीम मत करो। पाकिस्तान शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। वाइंड अप करें, वाइंड अप करें मोहम्मद अली साहब जी, वाइंड अप करें प्लीज। मैं दहशतगर्दी अदालत मर्दान से बरी हुआ। जब मैं अदालत में पेश हुआ, पहले तो 3MPO था, लेकिन मेरे पे दहशतगर्दी का दफा, आर्मी एक्ट जिसकी सजा मौत है। क्या मैं दहशतगर्द हूं? क्या अली मोहम्मद दहशतगर्द है? मर्दान ने तो पाकिस्तान बनाया है, मर्दान के बेटे को दहशतगर्द बना के पेश किया। मैं उन जज साहबान अदालत को सलाम पेश करता हूं जो किसी प्रेशर में नहीं आए, और हाई कोर्ट पेशावर के हुक्म पे मैं फिर रिलीज हुआ